हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑल ऑन शिक्षा पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज, आप लोगों के साथ में ग्रामर की इस क्लास में, इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो आप सब लोग जुड़ ही चुके हैं, जैसे जैसे आते जा रहे हैं एक एक बार शेयर करते जाइए इस चैनल को, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और दूसरी चीज़, काफ़ी बार इस बारे में बोला है, आप जब आते हैं तो आप लाइव बने रहें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले 30-35 मिनट में जो भी चीज़ें आप सीखने वाले हो नो डाउट यूनिक होंगी और आपके एग्जाम में आपको पास कराएंगी, ठीक है। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने जहां पर ख़त्म किया था, जो प्रोनाउन था वो प्रोनाउन था इंडेफिनिट प्रोनाउन। हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन पे ख़त्म किया कल का वीडियो। उसी इंडेफिनिट प्रोनाउन का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं वन। ये भी क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। कल हमने जाना कि इंडेफिनिट प्रोनाउन को क्यों इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित कहा जाता है, क्योंकि इस प्रोनाउन को आप किसके लिए यूज कर रहे हो ये पर्टिकुलर नहीं है, ये सबके लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो इसीलिए इसे हमने कहा इंडेफिनिट। अगर हम बात करें वन, तो वन को लेकर एग्जाम आपको एक क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन आता है, क्या हमें आंसर करना है, ये चीज़ें हम सीखने वाले हैं। आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है किस तरह से, आपको दिया गया वन को लेकर कोई भी सेंटेंस, मान लो कि शुरू में लिखा है वन या फिर एवरी वन, आपको लिख के दिया जाता है। आगे चलकर वर्ब आ गई, वर्ब के लिए आपको यूज करना है कोई भी प्रोनाउन। क्या यूज करना है दोस्तों? आगे प्रोनाउन यूज करना है। एग्जाम इस वन के लिए कभी आपको हिज देता है तो कभी यहां पर लिख के देता है वंस, ठीक है, कभी लिख के देता है वंस। अब सवाल ये बनता है कब इसके साथ हिज, मैं कहूं इसके साथ हिज भी सही है, इसके साथ वंस भी सही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब कौन सा सही है। एग्जाम बार बार यहां से सवाल पूछता है क्योंकि ये कंसेप्ट बच्चों का क्लियर नहीं, और इसे क्लियर करते हैं देखिए एकदम आसानी से। सेंटेंस नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, यानी कि सभी को अपने, हर किसी को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बात हुई किसकी? वन की। और ये वन किसके लिए यूज हुआ है? शायद किसी के लिए भी या हर किसी के लिए। और रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसकी? हिज पेरेंट्स की, यानी कि जो भी है वही, हर बंदे अपने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे। तो क्या यहाँ पर हिज वन के लिए आना ठीक है, या फिर यहाँ पर वन हिज ना यूज होकर वंस होना चाहिए? इस सेंटेंस के अंदर एवरी वन लिखा हुआ है, ठीक है। एवरी वन वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज वेल्थ, हर कोई अपना क्या करना चाहता है? वेल्थ बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो ये कौन बढ़ाना चाहता है, ये किसके लिए आया है? बस हमें यही चीजें जाननी है। अब हम समझेंगे कि इनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें। तो जानते हैं, अगर आपको वन सेंटेंस के अंदर दिया गया है तो वन को दो तरीके से यूज किया जा सकता है दोस्तों। कितने तरीके से वन को यूज किया जा सकता है? दो तरीके से। अगर एक तरीका इसका होता है जिसे हम कहते हैं जनरल सेंस। कौन सा सेंस दोस्तों? जनरल सेंस, ठीक है, इसे कहा गया जनरल सेंस। भाई मार्कर बीमार है। दूसरा इसी का जो सेंस आता है, जिसे हमने कहने का काम किया स्पेसिफिक सेंस। कौन सा दोस्तों? स्पेसिफिक सेंस। स्पेसिफिक सेंस और जनरल सेंस में फर्क क्या है, इसे हमें समझना है। ये चीज अगर हमें समझ आती है तो नो डाउट हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इसी बात से वन को जनरल सेंस में यूज करने का मतलब हुआ कि आपने जो बात कही वो किसी खास एक पर या लिमिटेड ग्रुप पर या कुछ विशेष लोगों पर लागू नहीं होती, वो बात हर इंसान पे लागू होती है। वो बात हर इंसान पे, जनरल यानी कि जनरलाइज कर दिया, उस बात को मैंने सभी पे लागू कर दिया, सभी के लिए एक जैसी बात, तब तो वो यूज हुआ जनरल सेंस। लेकिन अगर मेरी कही गई बात में वन यूज हुआ है, सेंटेंस में वन आया है, लेकिन वो वन किसी एक खास क्लास को, किसी एक खास वर्ग को या फिर किसी कुछ लिमिटेड लोगों को अगर इंडिकेट करता है, यानी कि वो बात सब पर लागू ना होकर कुछ खास लोगों पे ही लागू हुई, तो वहां पर आपको इसे समझना है स्पेसिफिक। अब अगर जनरल सेंस है तो आप वन के लिए जो प्रोनाउन आगे यूज करोगे वो होगा वंस। क्या यूज होगा दोस्तों? वंस। या फिर इसी के लिए अगर स्पेसिफिक सेंस है तो यूज होगा हिज। चलिए इस बात को अब समझते हैं अपने एग्जाम्पल्स में से। लिखा हुआ है पहले सेंटेंस में वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। किसी ने एक बात कही कि सभी को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये रिस्पेक्ट किसे करनी चाहिए आप लोग मुझे बताएं।
किसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसे कही गई होगी ये बातें? ये बात क्या सिर्फ मुझ पे लागू है, या फिर जो सुन रहे हैं उस पे लागू है, या फिर दुनिया में जो भी लोग हैं ये बात सभी के लिए है? एग्जैक्टली अगर ये बात सभी के लिए है, अगर ये बात सभी के लिए है, तो यानी कि यहां पर वन को हमने यूज किया किस सेंस में? जनरल सेंस में। अगर जनरल सेंस में यूज हुआ है तो नो डाउट इसके साथ हमें हिज नहीं, जरूरत किसकी है फ्रेंड्स? इसके साथ हमें जरूरत है वंस की। किसकी जरूरत है? वंस की। ठीक है, अगला सेंटेंस, एवरीवन वांट्स टू इंप्रूव हिज वेल्थ। हर कोई अपना वेल्थ, अपनी इनकम, अपना पैसा बढ़ाना चाहता है। अगर हर कोई अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है तो ये बात क्या सिर्फ इक्के दुक्के या खास वर्ग पे लागू है? नहीं, मेरे हिसाब से ये बात लागू हुई हर किसी पे। जब हर किसी पे लागू हुई तो यहां पर हिज ना यूज होकर क्या यूज किया आपने? फिर से वंस। और क्या रीजन रहा? आपने एवरीवन को यूज किया है जनरल सेंस में। कौन से सेंस में दोस्तों? जनरल सेंस में। सेंटेंस नंबर 3, वन ऑफ माई फ्रेंड लॉस्ट वंस कॉस्टली वॉच। मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने अपनी कॉस्टली वॉच खो दी। सेंटेंस के अंदर क्या एरर है? सेंटेंस में क्या एरर है बताएं दोस्तों। आपने देखो किसने घड़ी किसने खोई? क्या हर किसी ने खोई है? क्या हर किसी ने घड़ी खोई है? नहीं। अगर ऐसी बात नहीं तो ये वन यूज हुआ किसी एक स्पेसिफिक के ऊपर। अगर स्पेसिफिक के ऊपर यूज हुआ है तो जाहिर सी बात है यहां पर वंस नहीं यूज होना चाहिए क्या? हिज। क्या ये सेंटेंस अब ठीक है? हाँ, देखिए आपने मेरे साथ एक चीज सीखी थी, जब भी आप किसी ग्रुप में से किसी एक को चुनते हो, ये चीज हमने सीखी थी कहाँ? हमने लाइक जो अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन था इसी के अंदर ही हमने सीखी थी कि जब आप बहुत सारों में से एक को चुनते हो, बहुत सारों में से एक को चुना जाता है, एक में से एक नहीं होता। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे एक दोस्त में से एक दोस्त नहीं, यानी कि मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त ने खोया। इसको प्लूरल करना जरूरी हुआ। ये पीछे का कंसेप्ट शायद दोबारा रिवाइज हुआ होगा। इसकी जिस बच्चे ने क्लास नहीं ली है, इससे जस्ट पहले वाला जो पार्ट है वो एक बार जरूर देख लें। अगला सेंटेंस, एवरीवन शुड यूटिलाइज हिज टाइम। हर किसी को अपना समय जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। यूटिलाइज करने का मतलब हुआ सदुपयोग करना। भाई सभी को पता है सदुपयोग यानी कि सही जगह पर काम में लेना टाइम को। आप लोग अगर क्लास देख रहे हैं, आप अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप इसी टाइम पर लाइक इंस्टा पे पता नहीं किसके वीडियोस देख रहे हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे स्टेटस देखे जा रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब पे एक के बाद एक ऐसे ही है वही वीडियो आते जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप टाइम को किल कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस को समझते हैं अब। एवरीवन शुड यूटिलाइज हिज टाइम। हर किसी को अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। क्या ये बात सिर्फ मुझ पे लागू है? मुझ पे लागू है, आप पे लागू है, या फिर इस दुनिया में जो भी है शायद सभी पे लागू हुई? भाई हर इंसान को अपना समय यूटिलाइज करना चाहिए। जब सब पे लागू हुई तो सेंस हुआ जनरल, और यहां पर हिज ना यूज होकर क्या यूज करना हुआ आपको दोस्तों? वंस। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉस सेड एवरीवन। द बॉस सेड, इस सेंटेंस को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, कुछ इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। द बॉस सेड, बॉस ने कहा, एवरीवन हैज टू फिनिश वंस वर्क। हर किसी को अपना काम पूरा करना होगा। अगर बॉस कहेगा तो किसको कहेगा? बॉस ने अपने आप को नहीं कहा, बॉस ने अपने सीनियर्स को नहीं कहा, बॉस कह रहा है जो भी उसके एम्प्लॉइज हैं, उन पे लागू है। क्या ये बात मुझ पे लागू है? बॉस ने मुझे तो नहीं कहा। ठीक है, जो भी उसे टास्क दिया गया है, जो भी काम दिया गया है, वो फिनिश करना है। किनको? एक स्पेसिफिक ग्रुप को, जो शामिल है किसमें? बॉस के अंडर जो भी टीम काम करती है उसमें, उस पे लागू है, पूरी दुनिया के सभी लोगों पे नहीं। इसीलिए यहां पर ये एवरीवन यूज हो रहा है किस सेंस में? स्पेसिफिक सेंस में। और अगर स्पेसिफिक सेंस में है तो यहां पर वंस ना यूज होकर क्या यूज सही हुआ? हिज। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। आप इसे लिखने का काम बाद में कीजिएगा जरूर। नोट्स मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ज्यादातर क्लास में मैंने आप लोगों को गाइड किया है, बताया है कि आप सबको नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है, चलो मिटाते हैं इनको और समझते हैं नई चीजें। तो जब तक ये क्लीनिंग चल रही है, आई मीन बोर्ड की सफाई चल रही है, तब तक आप लोग फटाफट शेयर करके आ जाइए। कर दो भाई, कर दो। आप लोगों की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा हम लोगों का हौसला बढ़ता है, और हमारी कोशिश ये रहती है मैक्सिमम और बेहतरीन चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएं। अब प्रोनाउन के अगले हिस्से पर हम बढ़ चलते हैं।
प्रोनाउन के अगले हिस्से पर, और प्रोनाउन का जो अगला हिस्सा आता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोस्तों क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाम हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो बनता है किससे? रिफ्लेक्ट से। कौन सी वर्ब से बना है ये? रिफ्लेक्ट से। और रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है पलटकर आना। आप किसी भी लाइट को किसी मिरर पर डालते हो तो लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके पास आती है। आप कभी कभी सड़क पे चल रहे होते हो बाइक पर, गाड़ी में, तो दूसरी व्हीकल्स के जो ग्लास होते हैं उस पे लाइट की वजह से आपकी आंखों में जो रोशनी लगती है वो रोशनी डायरेक्ट तो नहीं आ रही थी बट रिफ्लेक्ट होके आई। यानी कि रिफ्लेक्ट होने का मतलब कि आपने कोई काम किया और वो काम रिफ्लेक्ट होकर किस पे आया? आप पर ही आया। इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इनकी शक्ल देख लो, ये बहुत ही आसान है। ये सारे के सारे आपके जो पर्सनल प्रोनाउन हैं, उन्हीं से मिलकर बनते हैं। और जैसे कि सबसे पहले आपने लिखा माई से बनता है माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं अवर का बनाऊं तो अवर का बनेगा अवर सेल्फ या सेल्व्स। मैं इसको समझाऊंगा अवर सेल्व्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? यहां पर तो सेल्फ लगा और यहां पे सेल्व्स लगा, क्यों लगा? इसे समझने का काम करते हैं। यहां पे समझ लेंगे तो आगे आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। सीधा सा है भाई, क्योंकि यहां पर सेल्फ लगा है किसके लिए? माई यानी कि आई के लिए। आई कितने के लिए यूज होता है? एक के लिए। अगर ये सिंगुलर है तो ये सेल्फ है, लेकिन आवर यूज होता है हम यानी कि वी के लिए, और वी अपने आप में प्लूरल होता है। प्लूरल होने की वजह से सेल्फ को हमने क्या बनाया? प्लूरल बनाया। जब सेल्फ में आप एस या ईएस ऐड करते हो तो ये शब्द बनता है सेल्व्स। क्या बनता है दोस्तों? सेल्व्स। इसीलिए आवर का बना और सेल्व्स। समझ में आया? चलो अब देखो, यहीं से एक छोटी सी बात और खुल जाती है। यू जो आता है आपका, उसके लिए जो प्रोनाउन आप यूज करते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यू का बनता है योर सेल्फ। क्या बनता है? योर सेल्फ। क्या यू एक के लिए यूज होता है? बिल्कुल होता है। तो यू से ही बनता है योर सेल्व्स। क्या बनता है दोस्तों? योर सेल्व्स। तो क्या योर सेल्व सही है? ये भी सही है, क्योंकि यू एक के लिए भी यूज किया जा सकता है और यू एक से ज्यादा के लिए भी यूज किया जा सकता है, इसीलिए योर सेल्व्स। ठीक है, शायद ये चीज आप अब समझ गए होंगे बड़ी आसानी से। बाकी के हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखूं हिमसेल्फ या फिर लिखूं हरसेल्फ, इटसेल्फ। कुछ लोगों का मानना है कि ये शब्द नहीं होता, लेकिन ये है, ठीक है। एक और शब्द है themselves। ये आपके कुछ वर्ड्स हुए, ये सारे के सारे वो शब्द हैं जो आपको प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुल कितने हुए? 8 हुए। कैसे हुए ये 8? योर के 2 हो गए। प्रोनाउन तो, पर्सनल प्रोनाउन तो 9 7 ही होते हैं, लेकिन यू से 2 बने हैं, एक सिंगुलर के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग, ठीक है। ओके, तो अब इनको यूज कैसे करना है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी के सभी एग्जाम्स में, चाहे मैं बात करूं स्टेनो की, सीपीओ की, सीएचएसएल की, सीजीएल की, या फिर किसी भी एसएससी का कोई भी छोटे से छोटा एग्जाम हो और बड़े से बड़ा एग्जाम हो, सभी एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछता है आपको एसएससी, ठीक है। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। और वैसे इन चीजों को अगर देखा जाए तो ज्यादातर क्लास नहीं मिलती है बच्चों को, और हम कोशिश करेंगे कि इसको बड़ी बारीकी से समझें, आपका एक भी क्वेश्चन खराब ना हो। तो चलो देखो, नेक्स्ट इसको क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखूं कि इसकी जरूरत कहां है, वही चीजें हम समझेंगे। अगर मैं कहूं रानी enjoyed herself, या फिर मैं इसी को लिखूं रानी enjoyed herself music, या फिर अगर मैं लिखूं रानी enjoyed music।
तो ये 3 सेंटेंस हैं, इन 3 में से कौन सा सही है? आप नंबर बताएंगे, जो करेक्ट है उनका नंबर बताइए। 1 2 3 में से कौन से नंबर के सही हैं? सारे सही हैं, कोई एक सही है, 2 सही हैं, क्या है आपका आंसर? बताएं। समझिए, देखो हमें एक छोटी सी बात समझनी है, रटने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के अंदर अगर आप बड़ी आसानी से चीज़ों को मैथ्स की तरह से समझ सकते हो, इनमें कंसेप्ट्स होते हैं, रीज़न होता है हर एक चीज़ होने का। रटने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा आया है तो आएगा। कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ मिलता है कि एन्जॉय के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है, एन्जॉय के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है। लेकिन क्या ये सही है? मैंने लगा दिया, क्या ये सेकंड नंबर सेंटेंस सही है, फर्स्ट नंबर सही है या नहीं? चलो अब समझने की कोशिश करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कैसे होते हैं, किसके लिए होते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपका यूज होता है वो आपके सब्जेक्ट के लिए ही यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? सब्जेक्ट के लिए, या फिर किसी भी नाउन के लिए। नाउन अगर आपका सिंगुलर है तो उसके लिए आपने क्या यूज किया भाई? सिंगुलर। फीमेल है तो फीमेल के लिए हर, और सिंगुलर होने की वजह से सेल्फ, हर सेल्फ। अगर ये प्लूरल होते तो आप यहाँ पे क्या करते? देमसेल्व्स। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन है, उसके लिए आपको जरूरत पड़ी, तब क्या आप कर सकते थे? नहीं। आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ ही आपको ये यूज करना है। तो जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ये शब्द चुनना है। हो सकता है इस सेंटेंस के अंदर हर सेल्फ की जगह अगर हिमसेल्फ लिखा होता तो गलत हो जाता। क्यों? रानी आपका फीमेल है और इसी वजह से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? हिमसेल्फ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर सेल्फ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये तो हुआ कि किसके लिए यूज होता है। दूसरी बात, कहाँ सही यूज है, कहाँ गलत यूज है। अब हम समझेंगे। हमने थोड़ी देर पहले एक बात सीखी थी कि ये रिफ्लेक्सिव होने का मतलब कि ये रिफ्लेक्ट होता है। कोई भी चीजें रिफ्लेक्ट कब होती हैं? अगर मान लो कि मेरे पास एक बॉल है, और मैं सामने फेंकूं और एकदम खुला मैदान है, तो वो बॉल कहाँ जाएगी? आप कहोगे भाई जिधर फेंकोगे उधर जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास वही बॉल है और मेरे सामने दीवार है, मैं फेंकूं बॉल सामने, तो बॉल कहाँ जाएगी? आप कहोगे पलटकर वापस आएगी। क्या कहा आपने? पलटकर वापस आएगी। एग्जैक्टली। तो जब आपको इसी तरह से इस बात को समझना है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दी गई वर्ब, क्या चीज दी गई? वर्ब के लिए अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हो तो मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर मैं आपके सामने एक और सेंटेंस लिखूं, मैं आपको, चलो इधर लिखते हैं। अगर मैं लिखूं I bought, मैंने खरीदा। क्या? मैंने क्या खरीदा? I bought, मैंने खरीदा। तो क्वेश्चन ये बनता है, खरीदा क्या चीज खरीदी गई? ठीक है, क्या चीज खरीदी गई? चलो मैं दोबारा लिखता हूं एक और सेंटेंस। अगर मैं लिखूं I killed, मैंने मारा। भाई मैंने किसे मारा? नहीं पता। क्वेश्चन बनता है कि मैंने मारा तो मारा किसे? भाई जाहिर सी बात है आई किल्ड अपने आप में कंप्लीट तो नहीं। लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिख दूं यहां पे मैं लिख दूं ही डाइड। आई डाइड क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि भाई आई डाइड ना तो कभी बोला जाएगा, अगर मर ही चुके हैं तो फिर कैसे? तो एक बात बताओ, ही डाइड वो मर गया, तो क्या आप इसके आगे ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे? जरूरत है ऑब्जेक्ट की। ये सेंटेंस यहां तक अपने आप में क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। तो यहां तक आपको एक चीज समझ में आई कि अगर किसी वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट जरूरी है कि चाहिए ही चाहिए, और अगर वो ऑब्जेक्ट ना मिले तो आपको क्या करना पड़ता है? एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करनी पड़ती है, और वो काम किसी और पे ना होकर खुद पे हो जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट उस वर्ब को चाहिए ही चाहिए। अगर मैं यहां पर आई किल्ड के बाद में रिफ्लेक्शन, मेरे पास जवाब नहीं, अपनी मर्जी से हम कुछ लिख नहीं सकते, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है इसी के रिफ्लेक्शन की। और मैंने आई
के लिए रिफ्लेक्शन क्रिएट किया वो क्या हुआ, आई किल्ड माई सेल्फ। आई की जगह पर आप ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही शी वॉट एवर, ही किल्ड, फिर ही की वजह से यहाँ पर माई ना होकर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, बिल्कुल आई होगी, ज़रूर आई होगी। एक बार दोबारा इसी चीज़ को समझते हैं, ठीक है, जो मैंने कहा आपको। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, या फिर इसको रिवर्स में लेके चलते हैं। मैंने कहा रानी एंजॉयड म्यूजिक। रानी ने क्या एंजॉय किया, म्यूजिक एंजॉय किया। तो एंजॉय व्हाट, आप कभी भी अगर ये पता करना हो कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है तो आप वर्ब के बाद सवाल पूछेंगे व्हाट। व्हाट का मतलब क्या, ठीक है। तो रानी ने एंजॉय किया क्या, जवाब आपको मिला म्यूजिक, सेंटेंस के अंदर जवाब है, तो इसीलिए ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। भाई इसको मिल गया इसका ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस अपने आप में क्या हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए और आपने ऑब्जेक्ट दे दिया। अगला सेंटेंस, रानी एंजॉयड हरसेल्फ म्यूजिक। हाँ, रानी ने किसको एंजॉय किया, अपने आप को एंजॉय किया या म्यूजिक को किया, सेंटेंस क्लियर नहीं है। भाई जब आपके पास, अगर मैं सवाल पूछूं ना रानी ने एंजॉय क्या किया, आप अगर कह रहे हो कि म्यूजिक एंजॉय किया, तो ऐसे में तो इस हर सेल्फ की जरूरत ही नहीं। रिफ्लेक्शन तो हमें तब चाहिए ना जब ऑब्जेक्ट ना हो। कैसे, ऊपर वाला सेंटेंस देखो, अगर इस सेंटेंस में लिखा हुआ होता रानी एंजॉयड, सिर्फ इतना लिखा होता रानी एंजॉयड, रानी ने एंजॉय किया। अगर उस सेंटेंस को बड़ा कर देते हैं, रानी एंजॉयड इन द पार्टी, रानी ने पार्टी में एंजॉय किया, लेकिन एंजॉय क्या किया नहीं पता। इसीलिए क्या करना है, रानी का रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है और यहां पे हो जाएगा हर सेल्फ। क्या हो जाएगा दोस्तों, हर सेल्फ। रानी एंजॉयड हर सेल्फ इन द पार्टी। क्यों, क्योंकि एंजॉयड के बाद में वेयर का तो आंसर है, लेकिन ऑब्जेक्ट जानने के लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट। रानी एंजॉयड व्हाट, व्हाट का आंसर नहीं था, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं था, और इसीलिए आपने लगाना पड़ा हर सेल्फ। तो दोस्तों यहां से एक छोटी सी बात और क्लियर हो रही है, और वो क्या क्लियर हो रही है, वो ये है कि इन सबको आप कब यूज कर रहे हो, जब सेंटेंस में आपको जरूरत पड़ती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ने पर अगर इनको लगाते हो तो यहां से एक और चीज भी तो क्लियर हुई कि ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव केस। कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव केस। इसीलिए आप जब बताया जाता है, बहुत बार आप लोगों को, बहुत बार आपको बताया जाता है, शायद आपके टीचर ने जरूर कहा होगा कि आप अगर कहते हो माई सेल्फ इज, जैसे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं और मैं कहूं माई सेल्फ इज सूरज, तो ये क्या कहना सही होगा, मैंने कहा माई सेल्फ इज सूरज, तो क्या ये चीज़ ठीक है? अरे बिल्कुल गलत है, ये वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आप सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे? नहीं, इसीलिए ये गलत है। अब तक ये पता था कि ये गलत है, लेकिन ये क्यों गलत है अब आपको पता है, क्योंकि सेल्फ वाले शब्द ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। किस में होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। चलो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों से क्वेश्चंस देखते हैं, आप कहां तक इन चीजों को समझ पाते हो। अगर मान लो कि मैं लिखूं, एक सेंटेंस लिखूं, आई प्रिपेयर्ड टी, ठीक है। अगर मैं लिखूं आई प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग, तो सेंटेंस बताइए कौन सा सही है? क्या ये सेंटेंस ठीक है? अरे ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। आई प्रिपेयर्ड व्हाट, व्हाट का आंसर दिया चाय, मैंने क्या बनाया? चाय बनाया। इसका क्या मिला इसको? ऑब्जेक्ट, इसीलिए सेंटेंस सही हुआ। अगला सेंटेंस, आई प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग, मैंने तैयार किया सुबह में। क्या तैयार किया? क्या प्रिपेयर किया? नहीं पता। क्या इसके पास ऑब्जेक्ट मिसिंग है? अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी क्या? आपके सब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन की। और इसको वर्ब के इमीडिएट बाद आपको लिखने की ज़रूरत हुई, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। क्या हुआ? आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। चीज़ें समझ में आई? अब देखो, ऐसी कई सारी वर्ब्स हैं जिनको अगर बिना ऑब्जेक्ट के आपको दे दिया जाए, जिनको बिना ऑब्जेक्ट के अगर आपको दे दिया जाता है तो वहाँ पर आपको उनके साथ में सेल्फ लगाना पड़ता है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तब लगाना है। ऐसा नहीं कि उनको देखते ही बुक में जैसा दिया गया इनके बाद में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा रटे नहीं।
कब लगाना पड़ता है? जब ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। कहीं पे ऑब्जेक्ट दे रखा है और फिर भी सेल्फ लगा के आ रहे हो, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो वर्ब मैं आपके सामने लिख देता हूं, कुछ वर्ब्स हैं, इनको आप जरूर ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक है आपका पहला वर्ब अवेल, ठीक है। एक शब्द होता है अक्विट, एक शब्द हुआ प्राइड, एवेंज, एवेंज के जैसा ही होता है रिवेंज, एक हुआ एब्सेंट, अगर एब्सेंट है तो शब्द होगा प्रेजेंट भी, ठीक है। और आप कर सकते हैं, अभी अभी हमने समझा प्रिपेयर, ठीक है। इन चीज़ों को हमने समझा है, मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रीज़न पहले बता चुका हूँ, ठीक है। प्रिपेयर, एंड आप लिख सकते हैं किल, आप लिख सकते हैं इंट्रोड्यूस, ये वर्ब या इनकी कोई भी फॉर्म। अब ऐसा नहीं कि इंट्रोड्यूस दिया है तो इंट्रोड्यूस्ड आते ही आप नहीं करोगे, किल दिया है तो किल्ड आने से, कोई भी फॉर्म में हो आपको करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा एडजस्ट, एक होता है एडेप्ट, ठीक है। और एक और अच्छा शब्द है रिकंसाइल, ये अच्छा शब्द है, रिकंसाइल, प्रेजेंट हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के बाद में या तो आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। अगर इनकेस ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो इसकी जगह पर आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ प्लस जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके लिए प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट, उसके साथ जोड़ना है आपको सेल्फ। समझ में आई ये चीज? ठीक है दोस्तों, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा ही होता है देखने में बिल्कुल, और उसे कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। अब इस एम्फेटिक का मतलब अगर हम समझें तो ये एम्फेसाइज शब्द से बना है। किससे बना है? एम्फेसाइज। और एम्फेसाइज का मतलब होता है टू फोर्स या फिर टू पुट प्रेशर, टू पुट प्रेशर, यानी कि किसी चीज पर दबाव डालना। जब आप किसी भी बात को फोर्स के साथ कहना चाहते हो, यानी कि किसी चीज की इंपॉर्टेंस बताना चाहते हो, तब आप इन्हें यूज करते हो। इन्हें कैसे यूज किया जाता है? देखो, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। आई मेड अ प्लान, आई मेड अ प्लान। फिर मैं लिखूं आई मेड I myself made a plan। थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस आपने सीखा था, I prepared tea, I prepared tea myself, या फिर I myself prepared tea। समझिए और बताइए। देखिए, आई मेड अ प्लान, आई मेड आपकी वर्ब हुई, वर्ब के बाद दिया गया आपको ऑब्जेक्ट, सेंटेंसेस ओके। आई माई सेल्फ, अब देखो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होगा इससे? आई माई सेल्फ मेड अ प्लान का मतलब हुआ मैंने खुद ने प्लान बनाया। यहां पर इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है? आई, यानी कि ये शब्द आई के ऊपर जोर डाल रहा है। जोर डालना मतलब कि उसके बारे में ज्यादा गहराई, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस शो करना, ठीक है। जैसे कि आप बहुत बार होते हो ना कि भाई मैं आप लाइक घर वाले आपसे कहते हैं कि ये फ्रिज की बोतलें खाली कैसे छोड़ रखी हैं, पी के खाली करके छोड़ देते हो, भर के कौन रखेगा? आप कहोगे नहीं मैंने पिया, लेकिन मैं खुद भर के आया हूं, अभी एक बोतल खाली कैसे हो सकती है, मैंने खुद भर के रखा है। आप ये नहीं कह रहे हो बोतल भर के रखी गई है, आप ये कह रहे हो कि आपने खुद ने, यानी कि सामने वाले के पास अब यकीन करने के लिए, आप उसे ज्यादा यकीन दिलाने के लिए क्या कर रहे हो? इस एक बात पर जोर डाल रहे हो कि ये काम आपने खुद नहीं किया है, तो हो नहीं सकता कि भी ऐसा ना हो, ठीक है। तो इसी प्रेशर डालने के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ी? एम्फेटिक प्रोनाउन की, ठीक है। ये दिखने में बिल्कुल ऐसे के ऐसे होते हैं, लेकिन ये
आपकी इनकी पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, और अगर आप बात करते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तो ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो यहां पर, यानी कि देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया तो ये कौन सा हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन। आई प्रिपेयर टी, ऑब्जेक्ट आया है, ओके। आई प्रिपेयर टी माई सेल्फ, भाई टी भी दिया है तो माई सेल्फ की जरूरत नहीं, कोई प्रेशर भी नहीं डालना चाह रहे हो आप, ऑब्जेक्ट आपके पास है ही। ठीक है, आई माई सेल्फ प्रिपेयर टी, यानी कि यहां पर फिर से ये क्या हो गया, एक एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। समझ में आई चीजें, समझ में आई। ठीक है, तो ये इनके यूसेज हैं। क्लास को जरूर रिवाइज करके देखना, ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। सेकंड टाइम जब आप चीज़ों को समझोगे तो बेहतर क्लियर होंगी, और बड़ा ही फ़ायदा है इस YouTube का ये कि जब आप क्लासेस देखते हो, इन केस आपको लगता है कुछ चीज़ें छूट गई या फिर यहाँ पर मेरा ध्यान नहीं गया, तो आप बड़ी आसानी से इन्हें रिवाइज कर सकते हो। बट क्लासरूम में ऐसा कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। जब कभी भी आपको डाउट आए, वीडियोज़ उठाओ और चलाओ। ठीक है, प्रोनाउन की एक और कैटेगरी जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब हुआ, आप आराम से जानते हो, इंटेरोगेट करने का मतलब होता है टू आस्क। क्या होता है दोस्तों, टू आस्क मतलब पूछना। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं, सवाल पूछने के लिए आप यूज करते हो व्हाट, और आप यूज करते हो हु, आप यूज करते हो whom, आप यूज करते हो which। ठीक है, ये शब्द आप यूज करते हो, किसके लिए यूज करते हो, सवाल पूछने के लिए। लेकिन सवाल पूछने के लिए तो मन में आता होगा कि आप where भी तो यूज करते हैं, आप when भी तो यूज करते हैं, आप why भी तो यूज करते हैं, है कि नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे how भी यूज करते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे WH वर्ड क्या रिलेट आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। प्रोनाउन का मतलब आपने क्या समझा था, ये सवाल मेरे मन में ही नहीं, जब मैं सीखता था तो मेरे मन में ही नहीं, मुझे यकीन है जब भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है तो आप लोगों के मन में भी सवाल आता होगा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या सारे के सारे WH वर्ड हो सकते हैं। अरे नहीं हो सकते। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, वो शब्द जो नाउन को रिप्लेस करे। क्या है, वो शब्द जो नाउन को रिप्लेस करे, और नाउन को रिप्लेस करने वाले को आप क्या कहते हो, प्रोनाउन कहते हो। अब समझो इस चीज को कि वाई वेयर वो शब्द क्यों प्रोनाउन नहीं और ये क्यों प्रोनाउन है। अगर मान लो कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हु joined द क्लास नाउ, अभी क्लास किसने ज्वाइन की। अब इस हु का जवाब आता है, हु का जवाब आया प्रमोद joined द क्लास नाउ, अभी प्रमोद ने क्लास ज्वाइन की। इस हु के का रिप्लाई क्या आया, प्रमोद। अब मुझे बताओ प्रमोद अपने आप में क्या है, नाउन। जब प्रमोद के बारे में पूछना था, यानी कि इसको रिप्लेस करना था, इसके बारे में नहीं पता था, तो कौन सा शब्द काम में आया, हु। तो हु का जवाब जो कुछ आता है वो नाउन, यानी कि ये एक्चुअल में रिप्लेस किसको करता है, नाउन को, और नाउन को रिप्लेस करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक इसी तरह से ये चीजें काम करती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, रमा वेंट होम, अब मैं पूछूं आपसे सवाल, वेयर रमा वेंट। ठीक है, इसको वेयर डिड रमा गो भी कर सकते हैं, वेयर डिड रमा गो। चलो वैसे लिख देते हैं, वेयर डिड रमा गो, रमा कहाँ गई। अब इस वेयर का आंसर क्या दोगे आप कहोगे होम। और अगर चीज़ें वेयर का आंसर देते हैं तो वो क्या बताते हैं अपने आप में, एड्रेस। और एड्रेस बताने वाले शब्द, रीज़न बताने वाले शब्द, टाइम बताने वाले शब्द हमेशा एडवर्ब होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, एडवर्ब। और अगर एडवर्ब की बात है तो आप मुझे ये बताएं, अगर ये बात एडवर्ब की है तो आप ही मुझे बताएं, क्या एडवर्ब को रिप्लेस करने वाले शब्द नाउन होते हैं, बिल्कुल नहीं। एडवर्ब को रिप्लेस करने वाले शब्द एडवर्ब ही होते हैं। ठीक है, तो शायद ये चीज क्लियर होगी आपको कि बाकी के WH वर्ड क्यों इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, अब देखो इन चीजों को समझते हैं दोबारा।
ठीक है। अगर मैं बात करूं व्हाट की, तो व्हाट आपका सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, दोनों के दोनों को सवाल पूछ सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूं, मैंने कहा मार्कर इज गुड, मार्कर इज गुड, या फिर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, ही बॉट अ मार्कर, ही बॉट अ मार्कर। ठीक है, इस सेंटेंस में क्वेश्चन बनता है व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड। अब मुझे बताएं इस व्हाट का आंसर क्या आया, मार्कर। इस व्हाट का आंसर मार्कर आया, और मार्कर इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। तो यानी कि सब्जेक्टिव केस में भी कौन रिप्लेस कर रहा है, व्हाट। अगले सेंटेंस में ही बॉट अ मार्कर में अगर मैं लिखूं व्हाट डिड ही बाय, उसने क्या खरीदा। अब मुझे बताओ ये व्हाट किसको रिप्लेस कर रहा है, ही बॉट मार्कर, और इस सेंटेंस में अ मार्कर इस बॉट वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी कि व्हाट अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस की बात करता है। ठीक इसी तरह से हु की बात करें तो हु सिर्फ और सिर्फ क्या पूछता है दोस्तों, सब्जेक्टिव केस। हु से क्या पता कर सकते हो आप, सब्जेक्टिव केस। लेकिन वो होगा किसका, पर्सन। अगर इंसान की बात हो तो क्या बनेगा, सब्जेक्टिव केस। जैसे कि इसमें मुझे ये इंसान के लिए पूछना है तो सवाल क्या बनेगा, हु बॉट अ मार्कर, हु बॉट अ मार्कर। तो इसका जवाब क्या आएगा भाई, प्रोनाउन। नाउन के लिए प्रोनाउन और प्रोनाउन के लिए भी प्रोनाउन हम यूज करते हैं। तो ये अपने आप प्रोनाउन हुआ, लेकिन पूछा किसके बारे में, ही इंसान है, और है क्या अपने आप में, सब्जेक्टिव केस। तो ये अपने आप में सब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक इसी तरह अगर मैं बात करूं हुम की, तो हुम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का आंसर देता है, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में क्वेश्चन करता है, इसीलिए इंटरोगेटिव हुआ हुम। वहीं पर अगर आप यूज करते हो विच को, तो विच हमेशा सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, ये दोनों के दोनों हो सकता है। और साथ ही आपने विच यूज करना, मैं आपको बता देता हूं, नॉन लिविंग के लिए आपको यूज करना है या फिर एनिमल्स के लिए। ऐसा ना कह के हम कह सकते हैं ये या तो पूछेगा ऑब्जेक्ट्स के बारे में यानी कि वस्तुओं के बारे में, या फिर ये पूछेगा किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में। ठीक है, और कभी कभी विच यूज किया जाता है किसके लिए, इंसानों के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन तब जब बात चॉइस की हो, किसकी हो, चॉइस की हो। ये चीज बड़ी बेहतर तरीके से आप समझना। अगर मैं आपसे पूछूं आपका पसंदीदा एक्टर कौन है, तो सवाल बनेगा हु इज योर फेवरेट एक्टर। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं आपका पसंदीदा एक्टर कौन है, फिर मैं नाम दूं अक्षय, शाहरुख, सलमान या फिर आयुष्मान खुराना, 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। तो इसके लिए सवाल जो बनेगा वो हु इज योर फेवरेट एक्टर नहीं होकर बनेगा विच इज योर फेवरेट एक्टर, अक्षय, सलमान, शाहरुख और आयुष्मान खुराना। ये सवाल बनेगा। विच कब इंसानों के लिए भी आप यूज करते हो जब आप चॉइसेस आपको दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सब आपके हुए इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आज की क्लास एक बार यहीं पे स्टॉप करते हैं। इससे आगे की जो क्लास है वो प्रोनाउन सीखने का, अब तक जो कुछ सीखा है उसकी वजह है वो वहां पर आपको अपना सारा नॉलेज काम में लेना है। पीछे की क्लास एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आप बेहतर तरीके से कल की क्लास में आंसर दे सको। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू अगेन। एंड आप चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, लाइक करके ज़रूर जाना है, और इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए जो लोग पहली बार देख रहे हैं, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें। सो गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।